भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हिंदी व्याकरण अध्याय 1। भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने विचारों को किसी और को समझाने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, उनका आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। जैसे एक उदाहरण देखिए। जैसे ये रिया है और रिया कहती है कि मैं 1 दर्जन केले खरीदना चाहती हूँ। दुकानदार, ज़रूर, मैं अभी आपको दे देता हूँ। तो रिया बोली, धन्यवाद। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बातचीत करी। तो रिया ने पहले अपना जो वो कहना चाहती थी, अपने विचारों को उसने प्रकट किया बोलकर, और उसने दुकानदार ने उसे समझकर अपना विचार प्रकट किया। ऐसे उन्होंने आदान प्रदान किया अपने मन के विचारों का, अपने मन के भावों का। तो अब हम भाषा के रूप के बारे में पढ़ते हैं। सो भाषा के दो मौखिक रूप होते हैं, मतलब दो मुख्य रूप होते हैं भाषा के। और वैसे चार भाग होते हैं, मतलब भाषा के 4 रूप होते हैं वैसे तो। लेकिन हम अगर हम मुख्य की बात करें, मुख्य रूप, तो वो मुख्य रूप हमें आपको 2 ही बताना है। 2 ही मुख्य रूप होते हैं, ठीक है। और जो 2 और होते हैं वो अन्य रूप में हम उनको कहते हैं। तो भाषा के रूप हम सामान्य रूप से अपनी बात लिखकर या बोलकर समझते हैं, और दूसरे व्यक्ति हमारी बात सुनकर या फिर पढ़कर ही समझते हैं। इसके आधार पर भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा में क्या होता है? भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, और उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इधर मौखिक की स्पेलिंग गलत है, उसे वो जाना, क्योंकि ये ट्रांसलेटर के साइड से ही मिस्टेक थी। मौखिक की स्पेलिंग जैसे ये होती है, तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत ऐसे आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स मिल जाएगी रिटन पार्ट में, तो वो ट्रांसलेटर की वजह से है। सो मौखिक भाषा में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर उसे समझता है। जैसे हमने उस स्टोरी में देखा था, उसमें क्या था, उसने जब उसको सब्जी लेनी थी तब उसने बोलकर अपने बात समझाई, और उसने फिर सुनकर उसे समझा और फिर अपना विचार प्रकट किया बोलकर। तो लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित भाषा होता है भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है उसे, और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है। इधर प्रकट आएगा, वो थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको इग्नोर करना। तो भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर, अब मौखिक में क्या था? मौखिक में बोलकर, और लिखित में लिखकर। लिखित में होता है लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना, और दूसरे व्यक्ति से पढ़कर उन्हें समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए। एक स्कूल है, अब इधर क्या हो रहा है, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब क्लास में सर ने एक सवाल दिया। सर ने बोला कि भाषा के कितने रूप है? सर ने अपना जवाब इधर लिख दिया, ठीक है। अब जो अध्यापक थे उन्होंने अपना सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, और वो बोले कि आपको अपनी पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, ठीक है। तो अब बच्चों को क्या पता कि किसका, मतलब हमें कौन सा प्रश्न है, हमें किसका उत्तर लिखना है। तो हम ये पढ़कर, इधर से पढ़कर उसे समझेंगे ना लिखित भाषा में, ठीक है। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये हमें बोल के बता रहा है कि आपको इस रूप से रिलेटेड आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या करना है। तो फिर राधा बोली, सर मेरा हो गया है, अब चेक कर लीजिए। तो फिर सर जब चेक करते हैं उसकी नोटबुक, फिर सर कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुमने इसे सही किया है।
ठीक है, राधा ने उसे पढ़कर, जो बोर्ड पर लिखा था, राधा ने उसे देखा, उसे समझा, ठीक है, उसे पढ़कर समझा, फिर उसने अपनी कॉपी में लिखा। अब फिर शिक्षक ने उसे देखा, उसे पढ़कर समझा और फिर बोले कि बहुत अच्छे, तुमने इसे सही किया है। वो उन्होंने लिखा हुआ पढ़कर समझा। अब हम पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा के बारे में। भाषा के जिस रूप में संकेत के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। एक सिग्नल देना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर आप जब हाथ उठाते हैं तो इसमें क्या है, जब एक व्यक्ति अपना हाथ उठाता है और तो दूसरा व्यक्ति समझता है कि वह कुछ कहना चाहता है, ठीक है। जैसे कि आप एक क्लास का उदाहरण ले लीजिए। अब उसमें क्या है, उस क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे। अब वो कोई सवाल पूछते हैं तो वो कहते, बच्चे अपना हाथ उठाते हैं जवाब देने के लिए। तो वो हाथ जब उठाता है तो टीचर समझ जाता है कि ये बच्चा कुछ कहना चाहता है ना। वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, वो उत्तर देना चाहता है। और वो डिफरेंट सिचुएशंस पर भी निर्भर करता है, ठीक। अब जैसे ये एक अंपायर ये सिग्नल ऐसे साइन करता है, ऐसे हाथ उठा के ऐसे साइन करता है कि एक क्रिकेट मैच में अंपायर ये संकेत देते हैं कि खिलाड़ी खेल से बाहर है, आउट हो चुका है। जो खिलाड़ी है वो आउट हो चुका है, खेल से बाहर हो चुका है। तो बाकी सब समझ जाते हैं कि यह संकेत दे रहा है कि खिलाड़ी बाहर है। ये नमस्ते का सिग्नल दे रही है। लोग हाथ जोड़कर नमस्ते का संकेत देते हैं या आदर देने के लिए ऐसा हाथ जोड़ते हैं। अगर आपसे कोई सामने हाथ जोड़े तो आप ये समझते हैं कि या तो वो आपसे कुछ चाहता है, आपसे कुछ मांगना चाहता है, या फिर वो आपका आदर कर रहा है, आपको नमस्ते कर रहा है। भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं उनका आदर करने के लिए, ऐसे नमस्ते हम करते हैं हाथ जोड़ के लिए। एक सिग्नल होता है और इसमें आपको बोलकर या लिखकर कुछ अपने आदान प्रदान नहीं करना पड़ता। इसमें आप सिर्फ कुछ सिग्नल दे के आदान प्रदान करते हो, दूसरा बंदा उसे बस देखकर समझ जाता है। अब मातृभाषा ये अन्य भाषा में आती है, ठीक है। इसको हम अन्य भाषा में लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। इसको हम अन्य भाषा में लेते हैं। ये अन्य भाषा होती है, मतलब अन्य भाषा का रूप। एक तरह से ये मुख्य भाषा तो नहीं होती, लेकिन वो भाषा का एक रूप होता है, लेकिन मुख्य भाषा रूप नहीं होता। तो मातृभाषा क्या होता है, घर परिवार में जब आप अपने माँ बाप से बोलकर सीखी जाते वाली भाषा जो होती है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है, आप नोटिस करना, कभी आप कभी ध्यान देना कि अगर कोई घर में छोटा बच्चा है, वो बड़े होकर बोलना सीख जाता है, लेकिन कैसे सीखता है, सुनकर। जो उसके माँ बाप जो बोलते हैं वो सुनकर उसे समझता है, ठीक है। अगर आप एक नोटिस करोगे, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप नोटिस करना कि वो कैसे कैसे सीखता है बोलना, सुनकर, अपने माँ बाप की बातों को सुनकर फिर थोड़ा बहुत बोलने का ट्राई करता है और ऐसे वो बोलना सीख जाता है, ठीक है। और वो बातें भी समझने लग जाता है। इसको हम मातृभाषा कहते हैं, जब अपने माँ बाप से सीखते हो, जब अपने घर परिवार में सीखते हो, ठीक है। एक मिनट। तो मातृभाषा में दो रूप होते हैं, मतलब भाषा। एक मिनट। तो मातृभाषा में तीन और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। राजभाषा। तो राजभाषा में क्या होता है, किसी भी देश की राजकाज, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें हम और लेते हैं, जैसे राजभाषा। राजभाषा भी मातृभाषा से मिलती जुलती है एक तरह। राजभाषा में होता है किसी भी देश के राजकाज के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है।
इसमें किसी भी देश की राजकाज या फिर शासन के लिए स्वीकृत भाषा जो होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे 14 सितंबर 1900 एक मिनट 1949 में 14 सितंबर 1949 में भारत को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा रूप में स्वीकार किया था। तो हमारी भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, एक देश की भाषा मतलब एक देश की मदर टंग। ठीक है, राजभाषा क्या होती है? राजभाषा होती है मदर टंग। हम मातृभाषा को भी मदर टंग कहते हैं और राजभाषा जो है वो उसका मातृभाषा का एक रूप है। ठीक है, ये 3 रूप होते हैं मातृभाषा के और उनमें सबसे पहला जो है राजभाषा है। अब राजभाषा मतलब मदर टंग, लेकिन किसका मदर टंग? एक पर्टिकुलर प्लेस का, यानी पर्टिकुलर जगह का। ठीक है, एक स्पेसिफिक एक जगह की मदर टंग, उसको हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे मदर टंग यहाँ पे वो हम उस वैसे ये कंट्री के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इस देश के लिए ये किसकी मदर टंग होती है? देश की मदर टंग होती है। किसकी मातृभाषा? देश की मातृभाषा को हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, हम उसको मातृभाषा भी कहते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी देश की राजकाज। फिर आता है मानक भाषा। ठीक है, मानक भाषा में क्या होता है? भाषा की एक रूपता के लिए विद्वान एवं शिक्षाविद भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की एक रूपता को बनाए रखने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्तनी का निर्धारण किया है, जिसके मुख्य बिंदुओं को पुस्तक के अंत परिशिष्ट के रूप में दिया गया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको डेफिनेशन तो इसकी बता दी है। तो अब मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा क्या होता है? भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ये है असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी को। ठीक है, आदि। मैंने आपको इसके पहले ब्रीफ में बता दिया है। हमें और भी चीज़ सीखनी है तो इसको हम थोड़ा सा इसका और भी एक्सप्लेनेशन है, बहुत थोड़ा और आगे सीखोगे। तो बोली, अब बोली क्या होती है? बोली होती है भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। ठीक है, भाषा का स्थानीय रूप उसको हम बोली कहते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है। हम बोली को भाषा का क्षेत्रीय रूप भी कहते हैं या फिर भाषा का स्थानीय रूप। ठीक है, अब भाषा और बोली में अंतर क्या होता है? बोली भाषा जैसी होती है लेकिन इनमें कुछ अंतर होते हैं भाषा और बोली में। तो भाषा बोली में क्या अंतर होता है कि
बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो बोली वो होती है जिसमें कुछ लिखित चीज़ें, मतलब अलग लिखित चीज़ नहीं होती। मतलब जैसे हम भाषा लिखते हैं, हिंदी भाषा, ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी भाषा लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको अगर हम फ्रेंच में लिखें तो ये बहुत अलग हो जाएगी, लेकिन अगर इसको हम हरियाणवी में लिखते हैं तो ये नॉर्मल ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। इसको इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता इसके लिखने में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक उदाहरण, तो मुझे ऐसे कोई भाषा तो नहीं पता है, लेकिन जैसे अगर आपको कोई पंजाबी में कोई शब्द लिखते हो तो हिंदी के उस हिंदी के उस वर्णमाला के शब्द में और पंजाबी के शब्द में अंतर होता है। उसके लिखने के जो उसका लिखने का जो ढंग होता है उसमें अंतर होता है, ठीक है। उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। तो जैसे लेकिन लेकिन जो बोली होती है उसमें इतना फ़र्क नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर आप हरियाणवी में बोलो कि अ, तो मतलब इसमें इतना अंतर नहीं होता, बस ना बोलने में इतना अंतर होता है ना इसको लिखने में इतना अंतर होता है, ठीक है। इसमें बोलने और लिखने में उतना अंतर नहीं होता है, ओके। हिंदी जैसे शब्द होते हैं, जैसे हरियाणवी में भी हिंदी और भोजपुरी में भी हिंदी जैसे शब्द होते हैं, ऐसे ही शब्द यूज़ होते हैं हिंदी जैसे, ठीक है। मतलब हिंदी से ज़्यादा अलग शब्द नहीं होते वो, हिंदी ऐसा लगता है हिंदी वैसे ही लिए 50% हिंदी का होता है और 50% अपने थोड़े अलग शब्द होते हैं, ठीक है। ये सब बोली और भाषा में अंतर। अब हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहते हैं। इसका लिपि लिपि जैसे प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, हर भाषा की एक लिपि होती है, ठीक है। अपने शुरुआती काल में लिपियाँ चित्रमिक थी और आज भी विश्व की अनेक भाषाओं की लिपि चित्रमातिक है। मतलब हर भाषा जो है वो एक लिपि से बनी है, हर भाषा एक लिपि से बनी है। उसका लिखना का जो ढंग होता है ना, चिन्ह के लिखने का ढंग, ठीक है। जैसे जो भाषा, ये जो शब्द लिखा है इसको हमने जो ये जिस तरह से लिखा है इसको, इसके जो चिन्ह है वो कैसे बनाए गए, वो लिपि से बने गए हैं, ठीक है। ये आपको भाषा लिपि देखिए तो जैसे संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। फ्रेंच भाषा की है रोमन। हिंदी की देवनागरी। मराठी देवनागरी। नेपाली देवनागरी और पंजाबी की गुरुमुखी है लिपि। हिंदी की मातृभाषा हिंदी की सॉरी जो हिंदी की लिपि होती है वो देवनागरी होती है। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो व्याकरण में क्या होता है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को कहते हैं किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, ठीक है। शुद्ध रूप से लिखना तथा बोलने के नियमों का जो हम ज्ञान करते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे व्याकरण जैसे क जैसा क होता है आधा क प्लस क्या बनाते हैं पूरा क, जैसे वर्ण विच्छेद करते हैं वो व्याकरण है कि उससे हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण के जो विभाग या फिर अंग, तो भाषा के 4 विभाग या अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार तो सबको होता है, उसमें वर्णों का प्रयोग होता है। एक मिनट। वर्ण विचार, इसमें वर्णों, उनके उच्चारण और शब्द बनाने से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में इसमें शब्द में के भेद, उत्पत्ति, रचना और रूपांतर से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। पद विचार, इसमें कारकों एवं प्रत्ययों से युक्त शब्द, उनकी रचना, पदभेद, रूपांतर और प्रयोग से संबंधित बातें कर जाती है। वाक्य विचार में इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। वाक्य, ओके।
के व्याकरण के अंक थे। इतना ही है आज के लिए। धन्यवाद। हिंदी वीडियो देखने के लिए और हिंदी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।